नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री के मॉडल पेपर की, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस हल किए थे। आज भी देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमको मिलते हैं। और हमने चर्चा की थी संक्रमण तत्वों पर। डी ब्लॉक एलिमेंट हमने पूरा खत्म कर दिया था, डी और ए ब्लॉक। ठीक उसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरह से इसी के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि पूरे टॉपिक को कवर किया जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। देखिए, यहाँ तक ये क्वेश्चन हो चुका था कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक क्यों बनाती हैं। ये हो चुका था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है। पूछा गया रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका सिंपल उत्तर होता है डियर, बस हमको फार्मूला याद रखना है ना। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को हम दर्शाते हैं आर द्वारा। परिभाषा इसकी इसका सूत्र होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटा में परिवर्तन में लगा समय। यानी कि किसी इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की जो दर होती है, उसी को अभिक्रिया का हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक। इसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्योंकि आप जानते हैं कि अभिक्रिया के अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, सांद्रता को हम किस में व्यक्त करते हैं, मोल प्रति लीटर में। और समय को मोस्टली हमको लेकर चलना होता है सेकेंड में, है ना, या मिनट में, जैसे भी दिया हो। लेकिन मोस्टली हम क्या करेंगे, सेकेंड में चलते हैं। अगर हमारा जो पदार्थ है गैसीय अवस्था में है, तो उसके लिए मात्रक बन जाता है एटमॉस्फेयर, यानी एटीएम इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये जो क्वेश्चन था, ये था रासायनिक बलगतिकी का। तो आइए हम लोग पूरा रासायनिक बलगतिकी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है रासायनिक बलगतिकी लेसन, केमिकल काइनेटिक्स। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, अभिक्रियाओं पर कारकों का प्रभाव एवं अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया का जो क्वेश्चन था, यही पूछा गया था, रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, रेट ऑफ वेलोसिटी। रासायनिक अभिक्रिया का वेग या रासायनिक अभिक्रिया का दर पूछे तो सीधे इसका उत्तर देखिए यहाँ से होगा। परिभाषा आप मत रटिएगा डियर, है ना, सिर्फ उसका सूत्र याद रखिएगा। सूत्र के हिसाब से मैंने बताया आपको कि सूत्र के हिसाब से आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे फार्मूले के हिसाब से। जैसे देखिए यहाँ पर अभिक्रिया का वेग बराबर होता है, अभिक्रिया का वेग या दर, ठीक है, अभिक्रिया के वेग बराबर होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटा में परिवर्तन में लगा समय। तो सीधे हम कह सकते हैं कि इकाई समय में, है ना, क्योंकि समय है यहाँ पर प्रति है ना, तो हम सीधे इकाई समय इसको बोल सकते हैं। इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को उस अभिक्रिया का वेग या दर, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है डियर, तो भी बताया हमने कि इसका मात्रक सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका होता है मोल प्रति लीटर में, और समय को हम व्यक्त करते हैं सेकंड में। तो मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स जाएगा, या फिर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं औसत दर। इस तरह से पूछता है औसत दर किसे कहते हैं, तो इसका भी फार्मूला वैसे याद रखिएगा आप लोग। औसत दर में भी किसी निश्चित समय अंतराल में, है ना, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को उस अभिक्रिया का औसत दर या औसत वेग कहते हैं। इसे दिखाते कैसे हैं, आर ए बी से दर्शाते हैं। जो उत्पाद होता है, हमने जैसे मान लिया यहाँ पर, जो उत्पाद होता है ये अभिकारक है, आर मतलब रिएक्टेंट, है ना, अभिकारक। तो अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता में कोष्टक दिखाता है, सांद्रता को क्या है, परिवर्तन है। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल, है ना। तो अभिकारक हमेशा खत्म होता है, उत्पाद हमेशा बनता है, इसलिए अभिकारक के सामने हम माइनस का साइन लगाएंगे। और जो उत्पाद है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल, है ना। उत्पाद में क्या है कि सांद्रता में इसमें वृद्धि होगी, हमेशा ये बढ़ेगा, उत्पाद बनता जाएगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव का साइन रहता है, लगाने की जरूरत नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब बात करते हैं कि औसत दर या औसत वेग के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। औसत दर या औसत वेग के लिए कैसे हम प्राप्त करेंगे व्यंजक, तो इसके लिए देखते हैं। तो देखिए, अब हम
जिन अभिक्रियाओं में रस समीकरण गुणांक समान होता है, यानी कि जितना अभिकारक रहेगा उत्पाद भी उतना ही बनेगा, यानी कि 1 मोल अगर अभिकारक है, उत्पाद भी उतना ही मोल बनता है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इस अभिक्रियाओं के लिए? सीधे व्यंजक प्राप्त करना हमको है, तो व्यंजक में हम करें क्या? देखिए यहाँ पर समय अंतराल हमको लेना रहेगा हमेशा डेल्टा टी, ठीक। और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कितना लेना रहेगा हम लोगों को? डेल्टा आर, है ना, कोष्टक में, यानी कि आर की सांद्रता में परिवर्तन। ठीक उसी प्रकार उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन कैसे लेना रहेगा हम लोगों को? उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बस इतना लेना रहेगा। सीधे हम डायरेक्ट यहाँ पर हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे इसको? लिखेंगे सीधे अभिकारक के ह्रास होने की दर, अभिकारक के ह्रास होने की दर बराबर माइनस डेल्टा आर बटा में डेल्टा टी। हमने बताया आपको कि अभिकारक के खत्म होने की दर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, अभिकारक के लुप्त होने की दर भी लिख सकते हैं, है ना। आप शुरू कहाँ से करेंगे? यहाँ से, है ना। समय अंतराल डेल्टा टी हमको लेना रहेगा, तो अभिकारक के खत्म होने की दर लिखकर बराबर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा दिखाता है परिवर्तन को, बटा में समय अंतराल रहेगा नीचे माइनस में रहेगा, क्योंकि अभिकारक है खत्म होगा। उसके बाद उत्पाद के बनने की दर लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, उत्पाद के बनने की दर, और बनने की दर में क्या करना रहेगा? सेम वही उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल, ये पॉजिटिव में रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा डियर कि अभिकारक के ह्रास होने की दर, यानी कि लुप्त होने की जो दर होती है या खत्म होने की जो दर होती है, वो उत्पाद के बनने की दर के बिल्कुल बराबर होती है, यानी समान होती है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए दिखाता है अभिकारक के खत्म होने की दर की निगेटिव में, हाई पी मतलब प्रोडक्ट, यानी उत्पाद के बनने की दर दिखा रहा है ना। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल, इसी को हम बोलेंगे अभिकारक के खत्म होने की दर। और यहाँ पर डेल्टा पी, पी है, पी की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल दिखाएगा उत्पाद के बनने की दर। अब किसी भी अभिक्रिया के लिए अगर आपको लिखना रहे औसत वेग, जैसे यहाँ पर CO प्लस Cl2 है और COCl2 बन रहा है, इस अभिक्रिया के लिए लिखना है औसत दर क्या होगा? तो औसत दर के लिए देखिए हमें क्या करेंगे, वही सेम फार्मूला हमेशा अभिकारक के बनने की जो दर होगी, सॉरी अभिकारक के, ये दोनों अभिकारक है, तीर के इस साइड अभिकारक रहेंगे और इस साइड क्या रहेंगे? उत्पाद रहेंगे। और अभिकारक के खत्म होने की जो दर होगी हमेशा उत्पाद के बनने की दर के बराबर होगी, यानी कि हर एक कंपोनेंट को एक दूसरे के बराबर लेकर चलना है। जैसे हम देखिए यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर CO है, तो CO की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल, है ना। चूंकि ये उत्पाद अभिकारक है, इसलिए हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन लाएंगे, बराबर, बराबर के बाद क्या रहेगा? ये रहेगा। हर एक कंपोनेंट को, एलिमेंट को एक दूसरे के बराबर लेकर चलना है। Cl2 अभी यहाँ पर है, Cl2 भी क्या अभिकारक है, तो नेगेटिव रहेगा, जाहिर सी बात है। तो Cl2 की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल बराबर, अब क्या बचा? COCl2, चूंकि ये उत्पाद है इसलिए इसके सामने माइनस क्या रहेगा? पॉजिटिव का। तो COCl2 की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल। तो किसी के भी लिखेंगे आप लोग तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो सबका गुणांक क्या था? 1 था, है ना। तो 1 रहेगा तो ऐसे लिखेंगे। अगर गुणांक चेंज हो जाता है तो हम क्या करेंगे तब? जिससे मान लीजिए गुणांक अलग अलग है, अब कोई पदार्थ हमने लिया A, उसका गुणांक N1 है, B लिया N2 है, C लिया उसका गुणांक M1 है, D लिया उसका M2 है, तो कुछ नहीं करना है, वही सेम कंपोनेंट, सेम प्रक्रिया वही रहेगी, है ना। हमेशा A के खत्म होने की दर, तो A की संख्या में परिवर्तन बटा में समय अंतराल नेगेटिव में रहेगा। वैसे ही B के खत्म होने की दर, अगर B है, दो लोग हैं, दोनों देखिए इधर जितने भी रहे सब खत्म होंगे, इधर जितने भी रहे सब क्या होंगे? बनेंगे, यानी खत्म होने वाले दो लोग हैं, बनने वाले भी कितने लोग हैं? दो लोग हैं। तो B के खत्म होने की दर, तो B की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल, ये भी नेगेटिव में रहेगा। ठीक उसी प्रकार C के बनने की दर बराबर क्या रहेगा? C की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल, ये पॉजिटिव में रहेगा। ठीक उसी प्रकार D की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल, है ना, D के बनने की दर हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि कोई भी क्रिया का अगर हम औसत दर लिखेंगे तो हमेशा ये ध्यान देना होगा कि हर एक कंपोनेंट को एक दूसरे के बराबर रखना है ना। तो पहला क्या था? A था, तो A की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल, लेकिन आप बता दीजिए यहाँ पर क्या है? गुणांक था N1, जैसे वहां पर N1 का मतलब संख्या लिखा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 जो भी रहे, तो एक से कोई खास मतलब नहीं है, हमको 2 3 रहेगा तो दिक्कत होती है। तो हम करना क्या रहेगा? जो संख्या रहेगी वही उसी को 1 बटा में कर देना रहेगा गुणा के रूप में। तो 1 बटा N1 इंटू अभिकारक A की संख्या में परिवर्तन बटा में समय अंतराल, निगेटिव साइन रहेगा, बराबर दूसरा का अभिकारक B था, तो B की संख्या में परिवर्तन बटा में समय अंतराल, इसका गुणांक कितना रहेगा? N1 N2 था, तो 1/N2 हो जाएगा नेगेटिव में।
साइन क्या रहेगा? माइनस रहेगा हमेशा। हम बता दिए कि अभिकारक के सामने साइन माइनस रहेगा और उत्पाद के सामने हमेशा साइन पॉजिटिव रहेगा। गुणांक जितना रहेगा 1, 2, 3, 4 जो भी रहे बटा में उसको कर देना है 1 के बटा में, है ना? जैसे अभी यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो ऐसे हम कर लेंगे। सेम वैसे ही आगे बढ़ते हैं। जिस मान लीजिए कि हमने अभिक्रिया लिया यहाँ पर N2 + 3H2 है, बन रहा है 2NH3। इसके लिए औसत वेग लिखना है। तो यहाँ पर N2 है तो बता दिए कि ये दोनों क्या है? अभिकारक है, उत्पाद है ना? हाई उत्पाद है। तो गुणांक कितना इसका है? 1 है। 1 से कोई मतलब नहीं, बता दिए पहले ही। तो N2 की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल किस में रहेगा? नेगेटिव में, क्योंकि अभिकारक है। ये भी अभिकारक है। तो H2 की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल, बस फर्क है। इसका गुणांक 3 है तो हम क्या करेंगे? 1/3। साइन तो माइनस रहेगा पहले ही से, है ना? गुणांक क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा इसका। तो गुणे हम क्या कर देंगे? 1/3 कर देंगे, बराबर। NH3 है तो NH3 की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल, गुणांक कितना था? 2 था, तो 1/2 कर देंगे। चूंकि ये उत्पाद है इसलिए पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए दिया गया ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। तो वही है, किसी निश्चित क्षण पर लिखेंगे आप लोग, ठीक है? किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को उस अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहते हैं। इसे दिखाते कैसे हैं? तो इसे RINST के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और परिभाषा तो ठीक ही है, लेकिन देखिए इसमें हल जब करेंगे तो सेम वही प्रक्रिया रहेगी औसत दर वाली भी, है ना? बस फ़र्क क्या है कि इसमें समय सूक्ष्म होता है, और समय सूक्ष्म होने के कारण डेल्टा के स्थान पर बस डी का हम प्रयोग करते हैं। डेल्टा के स्थान पर फार्मूले में केवल हम क्या प्रयोग करेंगे? डी का प्रयोग करेंगे। बाकी सारी प्रक्रिया वही है, उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है ना? हमेशा वही रहेगा कि जो अभिकारक रहेंगे, अभिकारक के खत्म होने की दर हमेशा उत्पाद के बनने की दर के बराबर होगी, ये वही रहेगा। अब आइए यहाँ पर ताक्षणिक वेग के लिए व्यंजक पूछेगा तो वही सेम है। हमने बताया आपको कि सब वही रखना है। बस डेल्टा के स्थान पर क्या प्रयोग कर देना है? डी प्रयोग कर देना है। जिससे डेल्टा जहाँ जहाँ था वहां पे क्या हो जाएगा? बस डी हो जाएगा। बाकी आप कर चुके हैं पहले से ही। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, इस तरह से दिया गया है ना? क्वेश्चंस कैसे इसको हल करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको क्वेश्चन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अभिक्रिया के दौरान 10 सेकंड में बी की सांद्रता में 2A से 4B C बन रहा है ना? 2A से 4B C बन रहा है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको हल्का सा, ज़्यादा हो जा रहा है, छोड़िए। तो 2A से 4B और C बन रहा है। खैर अभिक्रिया के दौरान 10 सेकंड में बी की सांद्रता, बी मतलब हाई वाली, बी की सांद्रता में 5 गुणे 10⁻³ मोल प्रति लीटर की वृद्धि होती है। वृद्धि मतलब कि बड़ा है इतना, ठीक है ना? अतः बी के बनने की दर तथा ए के खत्म होने की दर, यानी बी के बनने की दर और ए के खत्म होने की दर ज्ञात करना है। अब इसमें सी का कहीं नाम नहीं आया, सी का कोई गुणांक भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, सी का कुछ भी नहीं दिया गया, तो हमको यहाँ पर सी से मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, हमको ए और बी से मतलब है। पूछ रहा है ए के खत्म होने की दर और बी के बनने की दर। तो आप जानते हैं, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। लुप्त होना मतलब खत्म होना, ठीक है? तो डेल्टा बी की सांद्रता में परिवर्तन दिया गया है कितना? 5 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर। देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि बी की सांद्रता में इतनी की वृद्धि हुई है, तो जो वृद्धि या कमी होती है वही उसकी सांद्रता में परिवर्तन कहलाता है, ठीक है ना? जितना वृद्धि या कमी हुई रहेगी सांद्रता में, उतना वही कहलाता है उसकी सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है कि सांद्रता में इतना परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो वही क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो बी की सांद्रता में परिवर्तन कितना दिया गया है? 5 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर, ठीक है? और समय कितना दिया गया है? देखिए यहाँ पर 10 सेकंड दिया गया है, समय दिया गया है 10 सेकंड टी। तो आप बना सकते हैं ना, बिल्कुल। देखिए आप पहले से पढ़े हैं कि बी के बनने दर हम ज्ञात करेंगे, तो चाहे बनने की दर ज्ञात करना हो, चाहे खत्म होने की दर ज्ञात करना होगा, हमको बस करना क्या होता है कि उसकी सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल लिखना होता है। तो हम पहले निकाल लेते हैं बी के बनने की दर, जिसका मान दिया रहेगा पहले उसको हम ज्ञात करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो बी के बनने की दर का फार्मूला होता है, बी के बनने की दर बराबर होता है बी की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल, ठीक है? तो हमको वही रखना है। तो बी के सांद्रता में परिवर्तन कितना है? 5 × 10⁻³ और समय कितना था? 10 सेकंड। अब हल करेंगे तो कुल मिलाकर आएगा 5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स। तो ये तो हमारा किस क्या प्राप्त हो गया? बी के बनने की दर। अब हमको ज्ञात क्या करना है? ए के खत्म होने की दर भी ज्ञात करना है। तो ए के लुप्त होने की दर ज्ञात करेंगे हम लोग, और आप जानते हैं कि ए जितना खत्म होगा उतना ही बी बनेगा, यानी कि ए के खत्म होने की दर बी के बनने की दर के हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। आप पढ़ चुके हैं पहले।
तो वही हम काम करेंगे। ए के खत्म होने की दर बराबर बी के बनने की दर, यानी कि ए की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय, ठीक उसी प्रकार बी की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय। बस फर्क क्या है, इसका गुणांक 1/4 होगा क्योंकि यहाँ पर 4 है, इसका गुणांक क्या होगा 1/2 होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है बस। और यहाँ पर साइन क्या रहेगा, माइनस में इसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव में। ठीक, यानी इसका मतलब है कि भाई पूरा दिखा रहा है ए के लुप्त होने की दर, क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय क्या है, लुप्त होना चाहे जो भी वृद्धि लुप्त जो होता है वो सब ऐसे ऐसे ही हम दिखाते हैं, ठीक है ना। सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए के खत्म होने की दर। अब हल करेंगे, बस मान रखते जाएंगे हम लोग। डेल्टा डीबी है ना, डीबी बटा में डीटी का मान आप लोग पहले से ज्ञात कर चुके हैं, ठीक। बस वही मान हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे, पुटअप कर देंगे। जब हल करेंगे पूरा आई जो बटा वाला 1/2 है, जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा ना। 1/2 इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2/1। तो यहाँ से 2 से 2 दूनी 4 है ना, 2 से कट जाएगा पूरा, 2 दूनी 4 और फिर भाग दे करके इससे हम हल कर लेंगे। तो आपका आंसर जो होगा, जैसे यहाँ पर भाग देने पर फिर क्या बचेगा, देखिए 2/4 बचेगा, ठीक, 2/4 बचेगा। फिर काटेंगे, 2 × 2 2 दूनी 4 है ना, पूरा हल करेंगे तो इतना आएगा 2.5, हल कर लीजिएगा, छोड़िए इसको। ठीक, वही सही है ना। ऐसे ही यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, देखिए अब कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई की सांद्रता, आई की शुरुआती सांद्रता, माने कि शुरू में आई को लिया गया था 0.25 मोल प्रति लीटर, लेकिन देखा जा रहा है कि 10 मिनट बाद उसकी सांद्रता इतनी पाई गई, मतलब कि 0.23 मोल प्रति लीटर पाई गई। यानी कि पहले इतनी थी, अब इतनी पाई गई, माने कुछ ना कुछ कितनी हुई, कुछ ना कुछ क्या हुई, खत्म हुई है, ठीक है। शुरू में इतनी थी, अब इतनी पाई गई, मतलब कि कम हो रही है ना, 25 से 23 हो गई, मतलब कम हो रही है, यानी कुछ ना कुछ क्या हुई, खत्म हुई। और जो खत्म होती है चाहे बढ़ती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिवर्तन, ठीक है ना, सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है। तो कितना खत्म हुआ इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमेशा अधिक से कम वाले को घटा लेते हैं। तो पूछ रहा है आई के विलुप्त होने की दर तथा आई टू के बनने की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए सूत्र, यहाँ पर आई के विलुप्त होने की दर, ये गलती हो गया, 2i से बनेगा I2, ये समीकरण रहेगा, ठीक। तो ये आपका है। आ, कैसे याद करेंगे, तो आई के खत्म होने की दर पर याद करना है हम लोगों को, आई के लुप्त होने की दर याद करना है। तो आई के लुप्त होने की दर का मतलब क्या है, आई की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल। तो उन्होंने बताया कि अधिक वाले में से कम वाले घटाएंगे तो दिखाएगा कितना बड़ा चाहे घटा है। तो 0.02 घट गया था, कमी हो गई थी, समय कितना लगा था कमी होने में, 10 मिनट। तो आपका ये पूरा हल करने पर आ जाएगा आई के खत्म होने की दर। और चूंकि आप जानते हैं कि आई के खत्म होने की दर जो होगी I2 के बनने की दर के बराबर होगी, और I2 के बनने की दर ही ज्ञात करना हम लोगों को है। तो देखिए यहाँ से हल कर लेंगे हम लोग I2 के बनने की दर। तो I2 के बनने की दर जो होगी आई के खत्म होने की दर के बराबर होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे, ठीक वैसा ही। बस मान रख देना हम लोगों को है, I2 के बनने की दर मतलब I2 की संतान परिवर्तन बटा समय अंतराल बराबर 1/2, क्योंकि गुणांक इसका क्या है, 2 है। तो 1/2 आई की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल। तो इसका आप लोग इसको हल कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, देखिए पहले ही, है ना। वही मान हम क्या कर देंगे, सीधे यहाँ पर पुट अप कर देंगे, यही मान रख देंगे, गुणांक कितना 1/2 है, हल कर लेंगे, इतना मान आ जाएगा, ठीक। और थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, है ना, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है अभिकारक की सांद्रता, सतह क्षेत्रफल, ताप, दाब, ये सभी जो होते हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, है ना। साथ ही साथ में अभिकारक की प्रकृति, सतह क्षेत्रफल, अभिकारक की सांद्रता, ताप और दाब, ये सभी क्या होते हैं, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, है ना। यानी कि अभिक्रिया का वेग होता है अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी कि सांद्रता जितनी बढ़ेगी अभिकारकों की, अभिक्रिया का वेग भी उतना ही क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का वेग जो होता है सतह क्षेत्रफल, है ना, या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक रहेगा, अभिक्रिया का वेग भी अंदर भी उतना ही क्या होगी, बढ़ेगी। दाब के समानुपाती होता है ना, अभिक्रिया की जो वेग होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है, वह दाब के समानुपाती होती है, यानी कि जितना दाब बढ़ाएंगे अभिक्रिया की दर भी उतना ही क्या होगी, बढ़ेगी। ताप के भी क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक। अब यहाँ से नेक्स्ट हम टॉपिक चलते हैं, वेग नियम।
वेग नियम क्या है इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, उसको वेग नियम कहते हैं। और इसके अनुसार देखा जाए तो इसके अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग जो होता है उसके अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी अभिक्रिया का, यानी कि जो वेग नियम ये कहता है कि वेग नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है, इस अभिक्रिया का वेग को दिखाते हैं dx बाई dt से, dx बाई dt से। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है उसके अभिकारकों की सांद्रताओं, कोष्टक मतलब सांद्रता, ये अभिकारक हो गए, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के गुणनफल के क्या होता है, सॉरी, सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होता है। आप जानते हैं कि जब गुणा करते हैं तो जो घातें होती हैं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया, ठीक है, डी एक्स वाई डी टी था, और यहाँ पर के ये था पूरा एक्स वाई, है ना। जब हटाएंगे समानुपाती का चिन्ह क्या आता है, यहाँ पर के आता है स्थिरांक के रूप में। जैसे यहाँ पर था, आप देख पा रहे थे कि यहाँ पर क्या था, के था। अभिक्रिया का जो वेग होता है, यानी कि वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया का जो वेग होता है वह अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक, जो समानुपाती यहाँ पर है, हटाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, कोई ना कोई स्थिरांक आएगा। ठीक है, स्थिरांक क्या आ जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा, और के को ही हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग बोलते हैं, चाहे वेग स्थिरांक बोलते हैं, चाहे वेग गुणांक बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वेग स्थिरांक या वेग गुणांक किसे कहते हैं। तो यह देखिएगा कि स्थिर ताप पर वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता क्या हो, इकाई हो। जैसे यहाँ पर देखिए, हाई अभिक्रिया का वेग है, चाहे वेग या ये वेग स्थिरांक है, ये किसे कहते हैं, तो जब हर अभिकारक की सांद्रता हम एक रखेंगे तो पूरे का मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, है ना। तो वही बताया जा रहा है कि उस समय वेग स्थिरांक जो होता है उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता क्या हो, इकाई हो, मतलब एक हो। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। और वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक मात्रक क्या होता है, इसको एकदम याद रखना है। वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो वेग स्थिरांक का मात्रक हमेशा फिक्स याद रखिएगा, ये होता है, वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल 1 - n, है ना। हम जो बता रहे हैं वो लिखिएगा, मोल ऊपर रहेगा n-1, और n माइनस, सॉरी 1 - n, गलती हो रहा है, मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, ये रहेगा। यहाँ पर n जो है वो n क्या है, तो n जो है अभिक्रिया की कोटि है, इसको हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। ये पेपर में पूछता है कि अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। तो किसी अभिकारक, किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की कुल संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। माने सीधा मतलब है कि किसी अभिक्रिया में जितने अणु भाग लेते हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कि आगे क्या क्या टॉपिक है। है ना, जैसे हमने परिभाषा को सिंप्लीफाई कर दिया है कि किसी प्रारंभिक पद में भी कर सकते हैं, सीधे हम जो बता रहे हैं वही लिखिएगा, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अगर एक अणु भाग ले रहा है तो उससे हम बोलेंगे एक आणविक अभिक्रिया। ठीक है, दो अणु भाग ले रहा है तो उससे बोलेंगे द्विआण्विक अभिक्रिया, तीन अणु भाग ले रहा है उसको त्रिआण्विक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर है एक आणविक अभिक्रिया। ठीक है, जिन अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग लेता है उसको हम बोलते हैं एक आणविक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर है H2O2, कैसे पहचानेंगे एक आणविक है, तो सामने का जो गुणांक होता है वही दिखाता है। गुणांक एक है तो एक आणविक, दो गुणांक है दो आणविक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी गुणांक कितना है, एक है, तो एक आणविक, इसका गुणांक भी कितना है, एक है, एक आणविक। पूरा जो पदार्थ है एक मोल है, पूरा पदार्थ जो है एक मोल है, पूरा पदार्थ जो है एक मोल है। यहाँ पर देखिए द्विआण्विक अभिक्रिया माने इसमें क्या होगा, दो अणु भाग लेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं H2I2 है तो H2 का भी एक मोल, I2 का भी एक मोल, कुल मिला के कितना हो गया, दो मोल हो गया। यहाँ पर देखिए H2O का एक मोल, गुणांक कितना, एक है, H2O का एक मोल, और ये सुक्रोज है, चीनी है, उसका भी कितना है, एक मोल है, कुल मिलाकर दो मोल हो गया। है ना, यहाँ पर देखिए H2O का एक मोल और इसका भी कितना है, एक मोल, कुल मिला के कितना हो गया, दो मोल हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल कोई ले सकते हैं आप। त्रिआण्विक में देखिए तीन अणु भाग लेंगे, तो यहाँ पर देखिए O2 का एक मोल और NO का कितना है, दो मोल, कुल तीन मोल हो गए ना, तो ये आपका हो जाएगा। छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं, आसान टॉपिक था। यहाँ पर क्या है, तापीय गुणांक है। तापीय गुणांक क्या होता है, चाहे तापीय गुणांक तथा अभिक्रिया के वेग में क्या संबंध होता है, ये भी पूछ देता है। ठीक है,
तो इसकी परिभाषा देखिए 2 प्रकार से हम बताएँगे आप लोगों को। पहली परिभाषा एक ऐसे लिख सकते हैं, किसी अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर पर वेग स्थिरांक का अनुपात तापीय गुणांक कहलाता है। तापीय गुणांक बराबर होता है kT प्लस 10 बटा में kT। यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ गया है, बढ़ा देंगे, है ना? तो अंतर हो जाएगा, तो देखिए kT बाई kT है, प्लस यहाँ पे ऊपर 10 रहेगा, ये अनिवार्य है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर 2 विभिन्न तापों पर निर्धारित वेग स्थिरांकों के अनुपात को वेग स्थिरांकों का तापीय गुणांक कहते हैं, है ना? और अभिक्रिया का जो ताप होता है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। ये भी याद रखिएगा। अभिक्रिया कोटि, अब यहाँ से ये महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है। अभिक्रिया की कोटि अब यहाँ से थोड़ा-सा बढ़िया से डिस्कस करना है आप लोगों को मिल कर के हमारे साथ। तो अभिक्रिया कोटि पढ़ना, हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। तो सीधे याद याद रखेंगे परिभाषा कई ठो होती है। हाँ, आपको जो अच्छा लगेगा वो बताइएगा, है ना? तो पहला यहाँ पर है अभिकारक के अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जिसका सांद्रण अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी कि अभिकारक की जिस सांद्रता पर अभिकारक अणुओं की जिस सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा, उसी को हम उस अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। ठीक है? या हम ये भी कह सकते हैं परिभाषा, दूसरी परिभाषा, किसी अभिक्रिया की कोटि अभिकारक परमाणुओं की उस संख्या के बराबर होती है जिसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ये भी सही है ना? किसी अभिक्रिया की कोटि अभिकारक परमाणुओं की उस संख्या के बराबर होगी जिसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा, है ना? ये भी, लेकिन हाई सबसे सटीक परिभाषा होती है, सबसे शुद्ध परिभाषा होती है, वेग नियम में उपस्थित सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग जो होता है उस अभिक्रिया की कुल कोटि कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अभिक्रिया का वेग dx बाई dt बराबर क्या था? k। अभिकारक A सांद्रता क्या थी? उसके घात x था। B की सांद्रता क्या थी? y थी। तो अभिक्रिया की अगर A के सापेक्ष कोटि देखें हम लोग, तो A के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि x है और B के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि क्या है? y है। और कुल अभिक्रिया कोटि देखें तो x प्लस y, है ना? तो यहाँ से देखिए कुल अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगी? x प्लस y हो जाएगी। और वही अगर x प्लस वाई जो घाते हैं, उन घातों का मान, यानी कि x प्लस वाई का अगर मान क्या होता है? शून्य होता है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, है ना? अगर x प्लस वाई का मान 1 आता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, 2 आता है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, 3 आता है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। और ये भी याद रखिएगा, अभिक्रिया कोटि का कोई मात्रक नहीं होता है। अभिक्रिया कोटि धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। और जब कई पदों में अभिक्रिया संपन्न होने वाली होगी तो उसके लिए अभिक्रिया की कोटि मंद पद पर निर्भर करेगी, मंद पद पर निर्भर करेगी, है ना? कि मंद पद के वेग पर। पेपर में अभिक्रिया कोटि और आणविकता में अंतर पूछ लेता है, तो थोड़ा सा अंतर भी देख लेते हैं हम लोग हैं। तो अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की जो आणविकता होती है ये हमेशा पूर्णांक रहेगी, धनात्मक रहेगी, हमेशा याद रखिएगा, है ना? अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो भिन्न भी हो सकती है, माने भिन्नात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। अभिक्रिया की आणविकता हम उसकी क्रियाविधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कि अभिक्रिया की जो आणविकता होगी वो उसकी क्रियाविधि यानी समीकरण द्वारा हम क्या करेंगे? ज्ञात कर पाएंगे कितनी आणविकता उसकी है। लेकिन अभिक्रिया की कोटि हम केवल प्रयोग द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। ठीक। दूसरा तीसरा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ये परिभाषा है, ठीक है ना? परिभाषा से हम अंतर बना लेंगे इसको। क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार कणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है परिभाषा इसकी, कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। ठीक है ना? 3 अंतर हो गया। चौथा अंतर लिख लीजिएगा कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है ये शून्य नहीं हो सकती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, इसलिए हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। और शून्य कोटि की अभिक्रियाएं से पेपर में भाई कई बार प्रश्न आ चुके हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? तो देखिए 2 परिभाषा इसकी है। पहली, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है ना? यानी निर्भरता कितना है? सांद्रता पर, शून्य है, इसलिए इसको बोल रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। यानी वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। या फिर हाई सबसे सटीक परिभाषा लिख लीजिएगा, इस सबसे सटीक परिभाषा ये होती है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, है ना? तो ये आसान इसलिए हमको हमको लगता है ये परिभाषा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। जो वेग समीकरण उसी को ध्यान देना था। वेग समीकरण क्या था? देखिए इधर थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं, तो ये था वेग समीकरण, तो उसी में आपको लिखना था, है ना? इसी में तो लिखेंगे क्या कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग, है ना,
इतना सब में जोड़ना रहेगा। वे अभिक्रियाएं देखिए हम इस खाली इतने फार्मूले से हम बता रहे हैं अभिक्रिया की कोटि, प्रथम द्वितीय शून्य सब कुछ। तो वे अभिक्रियाएं इतना लिखना रहेगा आप लोगों को शुरू में कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग, इतना लिखना रहेगा, ठीक है ना। क्या? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के, अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की शून्य घात के, गुणनफल की, अब गुणा करें तो घात कितना आ जाएगा पूरा मिला करके, अगर शून्य आता है गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाता है, जुड़कर कितना आता है, शून्य आता है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम आता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, दो आता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के शून्य घात के समानुपाती होती है, उसे हम बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। अभिकारक अणुओं की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, इसको बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अभिकारक अणुओं की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ऐसे हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो वही हमें यहाँ पर दिखा रहे लिखा था कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और जब प्रथम की परिभाषा लिखना रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, शून्य के स्थान पर प्रथम लिख लेंगे, द्वितीय की लिखना रहेगा तो शून्य के स्थान पर द्वितीय लिख देंगे। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग समीकरण होता है dx/dt, ये बराबर होता है के अभिकारक A की सांद्रता पर सांद्रता है, और यहाँ पर घात कितना रहेगा, जीरो, क्योंकि अभिक्रिया की निर्भरता क्या जीरो है। समाकलित वेग समीकरण पूछेगा अगर आपसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए तो k बराबर x/t। वेग स्थिरांक का मात्रक पूछेगा तो मात्रक हम बता दिए कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। मात्रक हम बता दिए कैसे ज्ञात करेंगे, किसी भी अभिक्रिया कोटि का पीछे बताए हैं, है ना, कि मोल 1 - n लेना होता है, लीटर n-1 लेना होता है, और सेकंड इनवर्स, और यहाँ पर जो n का मान है वही क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, शून्य है अभिक्रिया कोटि, तो n का मान शून्य रख देंगे, है ना, फार्मूले में अभी हम पुटअप करके दिखाएंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के, कौन कौन एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ये वाला याद रखना है आप लोगों को, ये वाला याद रखना है और ये वाला याद रखना है, ठीक है। तीन एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का। आप अभी पढ़ चुके हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है हम अभिक्रिया को देख कर नहीं पहचान पाएंगे बल्कि प्रयोग द्वारा जान पाएंगे, तो आपको याद रखना है निश्चित ही, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के कुछ लक्षण है उसको देख लेते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लक्षण या विशेषताएं क्या होती हैं, तो पहली विशेषता ये होती है कि इन अभिक्रियाओं का वेग सदैव स्थिर रहता है, यानी वेग बढ़ता घटता नहीं है, कितना वो बढ़ाते जाएं सांद्रता को, तो अभिक्रिया का वेग सदैव स्थिर रहता है। दूसरा है इनके पूर्ण होने में लगा समय a/k के बराबर होता है, इनके पूर्ण होने में लगा समय a/k के बराबर होता है। आप जानते हैं कि a जो है प्रारंभिक सांद्रता है और k जो है वेग स्थिरांक है, ठीक है। तीसरा गुण क्या होता है, इनके लिए अर्ध आयु जो होती है अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होती है, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु होती है टी हाफ, यानी अर्ध आयु जो होती है पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होती है। अब बता गई है हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम क्या करते हैं, परिभाषा क्या हो जाएगी, वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, या फिर जो हम बताएं वो लिख देंगे आप लोग की वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की प्रथम घात के समानुपाती होता है, उससे हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। आपको आसान जो लगेगा वो लिखिएगा, ठीक है ना। पहली परिभाषा क्या थी कि वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछेगा वेग समीकरण क्या होगा, तो dx/dt बराबर क्या हो जाएगा कि हम अभिकारक ए लेंगे, सांद्रता कितनी रहेगी, उसकी घात एक रहेगी, यानी दिखाया नहीं जाता है। और पूछेगा समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, तो दो समीकरण आपको लिखना होगा, एक होता है k बराबर 2.303 बटा में टी लाग ए बटा में ए माइनस एक्स, यहाँ पर ए जो है पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है और ए माइनस एक्स जो है टी समय बाद शेष मात्रा है, जो बची हुई मात्रा है वो है ना। और लाग टू का मान हमेशा याद रखिएगा 3010 होता है, 0.3010 होता है। इस सूत्र को हम ऐसे ही व्यक्त कर सकते हैं के बराबर 0.6932, जब टी हाफ दिया रहे और के का मान पूछे, वेग स्थिरांक का मान पूछे, तो इसका उपयोग करेंगे। क्या? जब टी हाफ यानी कि अर्ध आयु दिया रहे और वेग स्थिरांक का मान पूछे आपसे तो इसका उपयोग करेंगे, है ना। और जो टी हाफ, और यहाँ पर देखिए टी हाफ दिया रहे और टी समय पूछेगा तो इसका उपयोग करेंगे। पहले हम टी हाफ से क्या निकालेंगे, के का मान निकालेंगे, और के का मान निकाल करके के का मान यहाँ पर रख देंगे तो टी का मान हमारे यहाँ पर आ जाएगा। शुरुआती मात्रा आपको दिया रहेगा, शेष मात्रा आपको दिया रहेगा। और वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सेकंड इनवर्स होता है। नहीं अगर याद होगा तो निकाल सकते हैं किसी का भी, हम बता दिए फार्मूला। कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिए हैं जो याद रखिएगा आप लोग कि ये प्रथम कोटि का एग्जाम्पल है, तो इसको याद रखिएगा, हाई इसको याद रखिएगा कि प्रथम कोटि का है।
और भी देख लेते हैं, हम आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं यहाँ पर, है ना। C12H22O11, ठीक है, H2। तो ये भी एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी, ये जो है प्रथम कोटि के हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण ये होते हैं कि प्रथम अभिकारक की सांद्रता जो होती है, अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, n गुना हो जाता है। यानी अभिकारक अभिकारक की सांद्रता अगर हम बढ़ाएंगे, 2 गुना करेंगे, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। दूसरा गुण क्या होता है, इसका दूसरा लक्षण क्या होता है कि अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। ठीक, अनंत समय लगता है। तीसरा गुण क्या होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धवायु जो होती है, अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि अभिक्रिया का जो टी हाफ होगा, अर्धायु जो होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु जो होगी, अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करेगी, 0 होगी निर्भरता। ठीक है, ये गुण हो गए। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा वैसे ही लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सेम वैसा ही, इसे कम चांस है पूछने का, फिर भी देख लीजिएगा। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हल्का फुल्का कुछ एग्जाम्पल है, इसमें याद रख लीजिएगा। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जैसे यहाँ पर है, ये एग्जाम्पल है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का, याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देना, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है फिर भी। तृतीय कोटि की अभिक्रिया का भी देख लीजिएगा, ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल्स, है ना, ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वेग स्थिरांक का मात्रक निकालने के लिए आ जाता है, तो वो निकाल लेंगे आप लोग। हमने निकालना बताया कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पर हमने बताया कि कैसे निकालना होता है वेग स्थिरांक का मात्रक। तो यहाँ पे फार्मूला होता है मोल 1 - n लीटर n - 1 सेकंड इनवर्स। अगर शून्य कोटि के लिए पूछेगा, तो बस यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जहाँ जहाँ n आपका शून्य हो जाएगा, और हल कर लेंगे। अगर पूछेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो n का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। द्वितीय कोटि के लिए n का मान 2 हो जाएगा। तृतीय कोटि के लिए n का मान 3 हो जाएगा। हल करने के बाद आप लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ सवाल हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा जो होती है, आधी रह गई, माने आधी पाई गई। माने आधी होने का मतलब है कि आधी खत्म हो जाने का मतलब है कि अब अर्ध आयु आपको दिया है। जो समय क्या है, अर्ध आयु है, क्योंकि किसी पदार्थ की आधी मात्रा खत्म होने में जो समय लगता है, वही क्या होता है, अर्ध आयु होता है। तो टी हाफ आपको दे दिया गया है। अब पूछा क्या गया है, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो ये वेग स्थिरांक की गणना क्या बताएं कि जब टी आप दिया रहे और वेग स्थिरांक पूछे, तो फार्मूला इसका उपयोग करेंगे कि 0.693 बटा में क्या रहेगा, टी हाफ। टी हाफ का मान कितना दिया, 50 दिया है, तो आप हल कर लेंगे, है ना। तो ऐसे आप ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। और बाकी एक सवाल हम हल करके दिखा चुके हैं आप लोगों को पीछे, तो ज़्यादा हम चर्चा नहीं कर पाएंगे इस पर, बस फार्मूले पर रखिएगा, है ना, समय कम होने के कारण। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी पर देख ले रहे हैं हम लोग कि सल्फ्यूरिल क्लोराइड की प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा का वियोजन, माने आधी मात्रा खत्म होने के लिए कह रहा है कि आधी मात्रा का वियोजन 60 मिनट में हो जाता है। तो जहां पर आधी मात्रा का नाम दे दे, हमेशा अर्ध आयु दिया रहेगा। अर्ध आयु कितनी रहेगी, 60 मिनट दिया है यहाँ पर। तो फार्मूला आपको क्या पूछ रहा है, तो वेग इस तरह की गणना कीजिए, यानी के का मान ज्ञात करना है। तो के बराबर फार्मूला बताएं कि 0.693 बटा में टी आप होता है। टी आप मान कितना दिया है, 60 सेकेंड। बस हल कर लेंगे, या मिनट जो भी दिया रहेगा हल कर लेंगे, आ जाएगा आपका। ठीक है, और आगे देख लीजिएगा अपने से भी थोड़ा सा। तो ये आपका खत्म होता है ना। कुछ और भी दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आप पूछा गया है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, थोड़ा सा एक क्वेश्चन बड़ा सा ले लें। कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, तो इस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए, है ना। अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। तो अर्ध आयु पूछा गया है टी का मान दे करके, है ना, क्योंकि अर्ध आयु ज्ञात करना हम लोगों को दिया नहीं है। तो टी 60 मिनट क्या है, टी दिया है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब परसेंट में दिया रहेगा, तो आप जानते हैं कि हमेशा शुरुआती मात्रा कितना हम लेंगे, 100%, यानी ए का मान हमेशा कितना लेंगे, 100%। ठीक, अब 100% में से कह रहा है कि 75% पूर्ण हो गई है, मतलब कि परसेंट 75% खत्म हो चुकी है। तो बची कितनी, 25%। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए पूरी कितनी थी, 100 थी, 100 में से खत्म हो गई कितनी, 75, तो बचा कितना, 25%। चलिए हम रखते हैं मान। तो पहले के का मान ज्ञात कर लेंगे, तब हम निकाल पाएंगे अर्ध आयु, क्योंकि आप जानते हैं कि टी हाफ बराबर होता है 0.693 बटा में के होता है। ठीक है ना। तो के हम टी हाफ तभी ज्ञात कर पाएंगे, अर्ध आयु तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमको के का मान पता रहेगा। तो पहले हम के का मान ज्ञात करते हैं इस फार्मूले से। तो के बराबर 2.303 बटा में टी लाग 10 ए बटा में A-x। ये क्या है, शुरुआती मात्रा। A-x क्या है, शेष मात्रा। तो अभी आप देख देख पाए हैं
कि शुरुआती मात्रा हम 100 मान लिए थे क्योंकि परसेंट में दिया था, तो शेष मात्रा कितनी बची थी 25%, क्योंकि 75% खत्म हो चुकी थी। बस इसी को हल करेंगे, जब हम काटेंगे तो 10 घाते कितना आएगा, 4 आएगा। समय हम रख देंगे टी का मान कितना, 60। अब हल करते जाएंगे इस तरह से। तो जो 4 है इसको हम घात के रूप में लिखेंगे। जब घात के रूप में लिखेंगे 10 घाते 4 को, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर जब हो जाएगा तो अब जानते हैं होता क्या है, यानी ये हो जाएगा log 2 की घाते 2। तो जब log को हल करते हैं इसको, तो जो घात होती है हमेशा क्या होती है, आगे आ जाती है। तो हो जाएगा 2 log 2। तो यहाँ पर 2 log 2। तो log 2 का हमको क्या करना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा, जैसे कि हम बताए थे 0.3010। तो अब क्या बनेगा देखिए, 2.303 बटा में 60 है तो वैसा ही है, इनटू जो हाई है पूरा हल करके कितना आ गया, 2 लाख 2 आया है। तो 2 और लाख 2 का मान 0.3010, इसे हम मान रख लेंगे। काटापीटी करके जो भी मान आएगा हमारा, ये इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब बाकी हमको लगता है कि ये क्रिया की पेपर में कभी कभी आता है कि आभासी एक आणविक अभिक्रिया या छद्म एक आणविक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अभिक्रिया देखिएगा हमेशा इसका परिभाषा कि वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि तो एक होती है परंतु आणविकता 2 या अधिक होती है, उसी को हम कहते हैं आभासी आणविक अभिक्रियाएं, ठीक है, या छद्म आणविक अभिक्रियाएं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है। जैसे मान लीजिए हाई है C12H22 वो 11 है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, 2 है ना। अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, यहाँ पर देखिए 2 है, लेकिन कोटि कितनी है, 1 है। तो अभिक्रिया की कोटि हमेशा क्या रहेगी, यानी कि जो अभिक्रिया की कोटि हमेशा 1 रहेगी, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया ही रहेगी, लेकिन आणविकता क्या रहेगी, 2 या फिर अधिक रहेगी। जैसे यहाँ पर 2 अणु भाग ले रहे हैं तो आणविकता 2 है, यहाँ पर 2 अणु भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, 2 है, ठीक। तो ये आपका एक आध क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है, मैंने टी यहाँ पर दिया गया है कितना, 100। टी आप कितना दिया है, 100 मिनट में आधा रह जाता है। ब्लरिंग हो रही है, देखिए कह रहा है कि प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है, मैंने टी आप दिया गया कितना, 100। तो बताइए कि कितने समय में यह अपनी मात्रा का एक चौथाई रह जाएगा, माने एक चौथाई बच जाएगा, है ना। कितने समय बाद वो अपनी मात्रा का एक चौथाई बच जाएगा। तो पहले हम प्रथम शर्त के अनुसार क्या दिया गया है, आपको दिया गया है टी हाफ, है ना, कितना, 100 मिनट। तो हल कर लेंगे, पहले के का मान ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। तो 0.693 बटा में टी हाफ होता है, टी हाफ का मान कितना दिया, 100 दिया है, हल करेंगे कितना जगह, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आपको के का मान ज्ञात हो गया। हमको निकालना क्या है, समय निकालना है, कितने समय में। जब समय निकालने की बात आएगी तो हम फार्मूला उपयोग करेंगे, ये टी बराबर, है ना, जो हम अभी बताए पीछे कि टी बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बटा में के लाग ए बटा में ए माइनस एक्स। तो ए मतलब शेष मात्रा, ए माइनस एक्स मतलब सॉरी, ए बराबर हो जाएगा प्रारंभिक मात्रा और ए माइनस एक्स मतलब शेष मात्रा। तो आपको स्पष्ट कर दिया गया, शुरुआती मात्रा हम ए ही मानेंगे, शुरू में ए पाई गई और लास्ट में क्या हो रहा है, उसका ए चौथाई बच जा रहा है, मतलब शेष मात्रा क्या है, ए बटा 4। जब इसको हल करेंगे हम लोग, ए से ए कट जाएगा, बचेगा log 4। और log 4 को हल करने का तरीका भी हम पीछे बता चुके हैं, पिछली वीडियो में। हल करेंगे, कुल मिलाकर हल करेंगे। तो अब यहाँ पर के का मान रख देंगे, के का मान कितना आया है ये वाला, तो के का मान यहाँ पर रख देंगे हम लोग और हल करेंगे तो पूरा मिलाकर कितना आएगा, 200 मिनट आएगा। ये आपका तरीका होगा ज्ञात करने का। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप निम्नलिखित उप सहसंयोजन यौगिकों के आईपीएसी नाम लिखना है, ठीक है। आईपीएसी नाम लिखना है, तो आईपीएसी नाम का अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आज शाम को देखते हैं, बनाते हैं इसका वीडियो। आईपीएसी नाम का नहीं, पूरा आपको लेकर चलेंगे हम। ये ले जो टॉपिक है उप संयोजन यौगिक का है, ये पूरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उप संयोजन यौगिक का, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली हम लोग प्रयास करेंगे, हल्का फुल्का ज़्यादा नहीं, तो इस पूरे को हम हल करेंगे, ठीक है।